नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आते हैं। उस टॉपिक के बारे में हम जो है वो अच्छे तरीके से चर्चा करते हैं। साथ के साथ ये भी डिस्कशन होता है कि इन फ्यूचर में उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पे हमारी गहन चर्चा होती है। आज का हमारे पास में टॉपिक है दोस्तों HIV और एड्स। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि जो भी हम टॉपिक सेलेक्ट करते हैं उसके हमारे पास में दो मेथड्स हैं। एक मेथड से हमारे पास में कि जो हमने 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट बनाई है, ठीक है, जिसमें जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनकी एक लिस्ट बनाई है कि कौन कौन से टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो वहाँ से हम जो है वो टॉपिक उठाते हैं। दूसरा हमारे पास में आता है आपके कमेंट बॉक्स के द्वारा, जैसा कि आज का टॉपिक हमने लिया है। बहुत सारे बच्चों ने HIV एड्स के बारे में रिक्वेस्ट की थी कि सर इसके बारे में जो है वो एक क्लास बना दीजिए। दोस्तों, आज की क्लास जो है वो उन सभी बच्चों को जो है वो डेडिकेटेड है। क्यों? क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार जो है वो रिक्वेस्ट की थी कि सर इस क्लास के बारे में जो है वो हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास है हमारे पास में HIV एड्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हाँ, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये जो हमारे पास में HIV एड्स की क्लास है, इसके हम दो क्लास लेके आएंगे। एक हमारे पास में HIV एड्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। देन एक क्लास हम जो है वो इसकी पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट पे, ART जिसको हम कहते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। वो सारी क्लास जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम बेसिकली HIV क्या होता है, HIV एड्स क्या होता है, किसकी वजह से होता है, क्या दोनों में डिफ्रेंशिएट है, HIV और एड्स दोनों एक ही चीज़ है या नहीं है, तो इन सब के बारे में जो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, 1 बाय 1 करके जो है वो आगे बढ़ते हैं, देन इस टॉपिक को जो है वो हम फिनिश करते हैं। तो आज का टॉपिक उन बच्चों के लिए जिन्होंने कमेंट किया था, ये आपको डेडिकेटेड है, और थोड़ा सा हम लेट लेके ज़रूर आए हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आगे हम कोशिश करेंगे कि जो भी आप डिमांड करो उसको जितना जल्दी हो सके उसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर की, कि इससे जो है वो क्वेश्चन आंसर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे निकल के आते हैं, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन आंसर जो है वो इसके हर एक लाइन से बन के आते हैं, यानी कि इंट्रोडक्शन से लेके इसके ट्रीटमेंट तक जो है वो हर जगह से इसमें से जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। और इन सभी को जो है वो हम लेंगे, किसी भी चीज़ को जो है वो नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम पूरा इंट्रोडक्शन से जो है वो ट्रीटमेंट तक जाएंगे, देन एक क्लास हम पैथोफिजियोलॉजी और ART पे जो है वो बनाएंगे। बेसिकली इंट्रोडक्शन आज की क्लास के अंदर कर लेंगे। तो हर इसके फुल फॉर्म से लेके कौन सा कन्फर्मेटिव टेस्ट होता है, एलाइजा क्या होता है, कौन से साइन सिम्टम्स होते हैं, कौन सा जो है वो इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शन में कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, कौन सा वायरल इन्फेक्शन होता है, इन सब के बारे में जो है वो हम 1 बाय 1 करके जो है वो सारी चीज़ों के जो है वो चर्चा करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों, ध्यान से इस टॉपिक को हम जो है वो पढ़ेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दो चीज़ों के बारे में हमारे पास में सबसे ज़्यादा डिस्कशन होगा। एक होगा दोस्तों HIV के बारे में और एक होगा हमारे पास में एड्स के बारे में, ठीक है। और अब तक आप सभी लोग जो है वो ये जानते हैं कि HIV और एड्स जो है वो एक ही चीज़ होता है, जबकि मैं कहूँ दोस्तों HIV और एड्स कभी भी जो है वो एक चीज़ नहीं होती है। दोनों जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ है। इसी को हम जो है वो आज पूरी क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं HIV क्या होता है। तो HIV की यहाँ पे फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। यानी ध्यान रखना, बार बार मैं HIV बोलूंगा, हर बार जो है वो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस नहीं बोलूंगा। HIV जो है वो एक वायरस है, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस होती है। और ये जो है वो बेसिकली हमारे पास में क्या कोज करता है दोस्तों? ये हमारे पास में एड्स कोज करता है। और एड्स की फुल फॉर्म होती है हमारे पास में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ में आ गया? एड्स की फुल फॉर्म होती है हमारे पास में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये दोनों एक दूसरे से कैसे जो है वो संबंध रखते हैं, कैसे एक दूसरे के पूरक होते हैं, इन सबको हम 1 बाय 1 करके जो है वो आगे लेंगे। दो चीज़ क्लियर होगी। HIV क्या है? HIV एक वायरस है जिसको हम ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के नाम से जानते हैं। एड्स जो है वो हमारे पास में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, जो कि HIV की वजह से
होता है। ठीक है, तो ये दोनों की फुल फॉर्म है। अब हम सबसे पहले ले लेते हैं दोस्तों डेफिनेशन। सबसे पहले हम HIV की डेफिनेशन करेंगे, देन उसके बाद जो है वो हम एड्स की डेफिनेशन करेंगे। तो बिल्कुल जो है वो रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको पूरे कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवा देता हूँ कि HIV जो है वो बेसिकली क्या करता है कि जो हमारे पास में HIV वायरस है या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, वो बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। भाई कोई भी बैक्टीरिया हो, कोई भी वायरस हो, किसी न किसी जगह जाके जो है वो अटैक जरूर करता है। चाहे वो हमारे पास में नर्वस सिस्टम हो, चाहे वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारे पास में डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कोई सा भी हो, कहीं ना कहीं जाके जो है वो एक्ट जरूर करता है। ठीक उसी तरीके से हमारे पास में HIV जो है वो हमारे पास में किस पे अटैक करता है, इम्यून सिस्टम पे करता है। ठीक है, जैसे पोलियो वाला जो है वो किस पे अटैक करता है, हमारे पास में नर्वस सिस्टम पे करता है। ऐसे हमारे पास में दैट इज का रेबीज वाला जो है वो भी हमारे पास में नर्व करता है। टिटनस बैक्टीरिया है वो हमारे पास में नर्वस सिस्टम पे करता है। ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई है वो हमारे पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम पे करता है। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में वायरस है वो किसी न किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे जो है वो अटैक करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारे पास में HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, वो हमारे पास में इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। ठीक है, और कोई भी पर्सन जो हो मरता वो HIV की वजह से नहीं मरता है। एक्चुअली HIV क्या करता है कि जैसे हमारे पास में इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगा और हमारी इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, और इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज होकर इतनी कम हो जाती है कि उसके बाद में जो अदर इन्फेक्शन है वो आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि नॉर्मली छोटे से छोटा इन्फेक्शन भी जो है वो उस इंसान को हो जाता है, और उस इन्फेक्शन की वजह से उसको डेथ होती है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, निमोनिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो निमोनिया जो है वो बेसिकली हमारे पास में नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो है वो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। लेकिन जैसे हमारे पास में इम्यूनिटी डिक्रीज हुई तो दूसरे इन्फेक्शन आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। ठीक है, मैंने जब इन्फेक्शन पढ़ाया था, इन्फेक्शन की क्लास भी मैंने बुलेट सीरीज के अंदर ले रखी है दोस्तों, वहां पे आप देख सकते हो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, उसमें मैंने सारे इन्फेक्शन करवा रखे हैं। प्राइमरी इन्फेक्शन क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, हरी इन्फेक्शन क्या होता है, वर्टिकल इन्फेक्शन क्या होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या होता है, क्रॉस इन्फेक्शन, सारे इन्फेक्शन मैंने वहां पे जो है वो करवा रखे। वहीं पे मैंने एक इन्फेक्शन आपको बताया था, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। तो जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे हमारे पास में इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, देन उसके बाद जो अदर इन्फेक्शन है वो जाके अटैक कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। तो HIV के अंदर क्या होता है, ये वायरस जो है वो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर जाता है और हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है, इम्यून सिस्टम को जो है वो डिक्रीज करता है। अब इम्यून सिस्टम को डिक्रीज करता है, और उसमें भी कौन सा अटैक, किस पे अटैक करता है, बेसिकली इम्यून सिस्टम में WBC पे अटैक करता है। अच्छा, WBC में भी किस पे, WBC में भी T लिम्फोसाइट्स पे करता है, और T लिम्फोसाइट्स में भी किस पे दोस्तों, वहां पे दो सेल्स होती है, CD4 सेल और CD8 सेल, तो वहां पे जाके जो है वो अटैक करता है। इन दोनों में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट CD4 सेल, जिसको हम T हेल्पर सेल के नाम से जानते हैं, वहां पे जाके अटैक करता है और हमारी इम्यूनिटी डिक्रीज कर देता है, फिर दूसरे इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं दोस्तों HIV। ठीक है, देन उसके बाद चलो एड्स को भी लेते हैं। देन उसके बाद क्या होता है, आपने सुना होगा कि कोई पर्सन, आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि आई एम HIV पॉजिटिव पर्सन, देन उसके बाद मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ या ART ले रहा हूँ, ये सारी चीजें। लेकिन वो कभी भी ये नहीं बोलता है कि आई एम सफर फ्रॉम एड्स। कुछ बोलते हैं, वो क्यों बोलते हैं उसका मैं बताऊं दोस्तों, कि HIV अलग कंडीशन है और एड्स अलग कंडीशन है। HIV तो क्या हुआ कि जैसे कोई इन्फेक्शन किसी पर्सन के अंदर गया, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस किसी भी पर्सन के शरीर के अंदर गया, दैट इज कॉल्ड, वो पर्सन HIV पॉजिटिव है। अब HIV पॉजिटिव होने के बाद में वो वायरस क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज करता है, CD4 सेल को डिक्रीज करता है। अब वो CD4 सेल जो है वो हमारे पास में क्या आती है कि धीरे धीरे डिक्रीज होती है। जैसे मैं बात करूं कि CD4 सेल की नॉर्मल वैल्यू होती है 500 से 1500 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, 500 से 15 पर मिली इक्विवेलेंट होती है। ठीक है, यानी कि ये जो है वो हमारे पास में नॉर्मल रेंज होती है, 500 से 1500 मिली इक्विवेलेंट जो है वो इसकी नॉर्मल रेंज होती है। अब धीरे धीरे CD4 सेल जो है वो डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होने के बाद में ये 200 के समथिंग आ जाती है, या 200 से जो है वो कम आ जाती है। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं कि अब वो पर्सन को एड्स हो चुका है, यानी कि इम्यूनिटी डिक्रीज 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 होते होते एक ऐसे लेवल पे आ जाती है जिसके कारण हम कह सकते हैं इसको एड्स है। और वो लेवल क्या होता है कि जो हमारे पास में CD4 सेल है वो 200 से कम आ जाएगी, इसको हम कहते हैं एड्स। तो यहां तक चीज समझ में आ गई। तो HIV पॉजिटिव होने के बाद में अगर पर्सन जो है वो नॉर्मल ट्रीटमेंट ले तो वो लाइफ लॉन्ग जो है वो HIV पॉजिटिव रह सकता है, उसको एड्स नहीं हो सकता। ठीक है,
लेकिन डिपेंड करता है वो सही तरीके से ट्रीटमेंट ले तो, अदरवाइज तो उसको होगा ही होगा। ठीक है, तो वन बाय वन करके चलते हैं, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, सबसे पहले HIV इज ए वायरस, वो तो हो ही गया, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। तो HIV इज ए वायरस अटैक टू बॉडी इम्यून सिस्टम। कहाँ पे अटैक करता है दोस्तों? जो हमारे पास में बॉडी का इम्यून सिस्टम है वहां पे अटैक करता है, और स्पेशली कहाँ पे? CD4 सेल। और CD4 सेल क्या है दोस्तों? टी लिम्फोसाइट्स, डी लिम्फोसाइट का पार्ट है। ठीक है, CD4 सेल टी हेल्पर सेल पे अटैक करता है, जो कि हमारे पास में इन्फेक्शन के फाइट करने में हेल्प करती है। कोई भी इन्फेक्शन होता है उसके फाइट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो HIV क्या है दोस्तों? HIV एक जो है वो वायरस है जो कि हमारे पास में इम्यून सिस्टम पे जाके अटैक करता है, और बेसिकली जो हमारे पास में जो CD4 सेल्स है उसको डैमेज करता है, और ये CD4 सेल क्या करती है कि इन्फेक्शन के फाइट करने में हेल्प करती है। ठीक है, देन उसके बाद एड्स इज द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। समझो ध्यान से, एड्स जो है वो हमारे पास में HIV इन्फेक्शन की जो है वो एडवांस स्टेज है। इसके अंदर क्या होता है? मार्क्ड बाय ए सीवियरली वीकेंड इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम सीवियरली तरीके से जो है वो वीक हो जाएगा, एंड द प्रेजेंस ऑफ अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन और कैंसर, जिसकी वजह से जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या होते हैं कि जैसे इम्यूनिटी डिक्रीज हुई वो इन्फेक्शन हावी हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन, या कैंसर होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एड्स कहते हैं। क्लियर? मैंने आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बता दिया था और पैथोफिजियोलॉजी में बता दिया है कि इम्यून सिस्टम इतना डिक्रीज हो जाता है जिसमें हमारे पास में CD4 सेल जो है वो 200 से भी कम आ जाएगी, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? एड्स कहते हैं। तो दोनों में चीज समझ में आ गई। और जब हम एड्स के ट्रीटमेंट में हम ART लेते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेते हैं, तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेने के बाद जरूरी नहीं है कि वो पर्सन जो है वो नॉर्मली ठीक हो जाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि वो HIV नेगेटिव हो जाएगा, नहीं। जैसे किसी को TB होता है तो वो डोट से ले लेता है तो वो ठीक हो जाता है, किसी को टाइफाइड है तो वो भी ठीक हो जाता है, किसी को कोलेरा है ट्रीटमेंट लेने के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन HIV में ऐसा नहीं होता है। HIV पॉजिटिव हो गया तो हो गया। हाँ, उसके बाद में ART लेने से बेनिफिट क्या है? ART लेने से बेनिफिट ये है कि उसको एड्स नहीं होगा, वो अपनी पूरी जिंदगी जो है वो नॉर्मल जी सकता है, मतलब HIV पॉजिटिव के साथ ही जी सकता है, एड्स उसको नहीं होगा, ये चीज हो सकती है। आया चीज समझ में? मजा आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो पॉजिटिव एजेंट वही होता है हमारे पास में HIV होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, और ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में रिट्रो वायरस होता है। फैमिली की बात करें तो ये रिट्रोविरिडियाई फैमिली की है, और जीनस की बात करें तो ये लेंटी वायरस होता है। ठीक है, लेंटी वायरस जीन्स आपको याद रहे कोई बात नहीं, फैमिली आपको याद रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वायरस को जो है वो रिट्रो वायरस के नाम से जानते हैं, ये जरूर याद रखना। ठीक है, इसको रिट्रो वायरस के नाम से जानते हैं। क्लियर? और पॉजिटिव एजेंट हो गया HIV, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। क्लियर है? देन उसके बाद आता है हमारे पास में टाइप ऑफ HIV। जब भी हम HIV टेस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो फिजिशियन है वो क्या लिखता है? HIV फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से जो है वो लिखता है। दोनों की हम टेस्ट करते हैं, HIV फर्स्ट एंड HIV सेकेंड। तो HIV जो है वो बेसिकली दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? HIV फर्स्ट एंड HIV सेकेंड। हमारे पास में मेजोरिटी रूप में HIV फर्स्ट ही प्रेजेंट होता है, HIV सेकेंड जो है वो वेस्ट अफ्रीका में प्रेजेंट होता है और वेरी रेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बहुत कम प्रेजेंट होता है, और ये स्प्रेड भी जो है बहुत कम तरीके से होता है, और वेस्ट अफ्रीका और जो है वो वहीं पे प्रेजेंट होता है, इंडिया में ये जो प्रेजेंट नहीं होता है। तो HIV के जो है वो दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा? HIV फर्स्ट एंड HIV सेकेंड। ठीक है, HIV फर्स्ट को लेते हैं, मोस्ट कॉमन एंड मोर वेरिएंट होता है, यानी कि सबसे कॉमन और मोर जो है वो इन्फेक्शियस होता है। HIV2 जो है वो लेस ट्रांसमिटेबल होता है एंड मोस्टली फाउंड इन वेस्ट अफ्रीका। ठीक है, ट्रांसमिटेबल बहुत कम होता है। जैसे अभी हम ट्रांसमिशन पढ़ेंगे HIV का कि किस किस तरीके से हो सकता है, तो जो HIV फर्स्ट है वो बहुत तेज गति से ट्रांसमिशन होता है, और HIV सेकेंड है वो काफ़ी जो है वो रेयर टाइप से जो है वो ट्रांसमिशन होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में स्ट्रक्चर ऑफ HIV की जो है वो स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों HIV के ऊपर जो है वो एक एनवलप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एनवलप के बाद में जो है वो क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? तो सबसे पहले ये इसके अंदर RNA वायरस होता है। ठीक है, RNA वायरस कहते हैं, ये जो है वो रिट्रो वायरस है। तो इसके अंदर जो है वो 2 सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, DNA के अंदर आपने देखा डबल हेलिक्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारे पास में RNA वायरस होता है, RNA जीनोम प्रेजेंट होता है, और 2 सिंगल स्ट्रैंड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए
टू स्ट्रैंड आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं, ठीक है। ये देखो दो जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड आरएनए। ये देखो आप ऐसे आरएनए है, और ये जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड डबल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, डबल सिंगल जो है वो दो सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं। देन उसके बाद एंजाइम की बात करें तो एंजाइम इसमें होता है दोस्तों रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंट्रेज एंड प्रोटेज। ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में तीन इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, उसमें सबसे सीवियर होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से क्या होता है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको मारना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत टाइम पहले देखी होगी एक मूवी आई थी जानी दुश्मन, वो क्या था कि उसमें वो विलन था, वो अपने आप के रूप चेंज कर लेता था। अब अगर अपनी प्रारूप अपना रूप बार बार चेंज कर लेगा तो उसको मारना जो है बड़ा मुश्किल है। सोचो एक कोई टेररिस्ट है या एक ऐसा जो है वो डाकू है जो बार बार अपना रूप बदल लेगा, तो उसको पकड़ना जो है बड़ा मुश्किल होता है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से जो है वो हमारे पास में इसको मारना जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो ये इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। देन उसके सरफेस के ऊपर जो है वो कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो दोस्तों सरफेस के ऊपर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास में मोस्ट इंपॉर्टेंट है GP120 एंड GP41। यहाँ पे आप देख सकते हो, वैसे बहुत सारी है, ठीक है, GP41 है, GP120 है, देन P32 है, P17 है, P24 है, ठीक है, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास में GP120 एंड GP41 ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और जितने भी जो है वो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो अंदर होती है। ये देखो ये अंदर है, ये अंदर है, ठीक है। देन उसके बाद 32 ये अंदर है, सरफेस पे दो ही प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड GP120 एंड GP41। याद रखना क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछा गया। बाकी P32 है, P17 है, P21 है, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में कहाँ प्रेजेंट होती है, अंदर पे, ठीक है। और दूसरी चीज ध्यान रखना, इस पे GP लिखा हुआ है, ठीक है। GP का आप देखो तो ग्राउंड प्रोटीन के नाम से याद रखा है, हालांकि फुल फॉर्म ये नहीं होती है, लेकिन जो ग्राउंड मतलब जो बाहर होता है उसको हम ग्राउंड कहते हैं ना, ग्राउंड में खेलने जाओ, तो वो यहां से याद रखना। वैसे ग्राउंड इसका जो है मीनिंग नहीं होता है। तो GP120 और GP41 जो है वो हमारे पास में सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है। बाकी जो प्रेजेंट होती है वो P से शुरू होगी, P32, P17, P21, तो ये सब जो है वो अंदर प्रेजेंट होती है। क्लियर है। मोटा मोटी हमें क्या चीज याद रखना है कि एक तो चीज याद रखना है कि इसके अंदर जो है वो RNA वायरस होता है, और इसके अंदर टू जो है वो स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, आरएनए के जो है वो टू स्ट्रैंड प्रेजेंट होते हैं, एक ये हो गया एक ये हो गया, ठीक है। देन उसके बाद इसके अंदर जो है वो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, MCH प्रोटेज ये जो है वो हमारे पास में अंदर जो है वो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और सरफेस पे जो प्रोटीन होती है उसको हम GP120 एंड GP41 के नाम से जो है वो जानते हैं। क्लियर है। तो ये इसकी स्ट्रक्चर होगी। देन उसके बाद आता है हमारे पास में मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि HIV जो है वो किस तरीके से एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर जो है वो स्प्रेड होता है, उसको हम ले लेते हैं। तो सबसे पहला आ गया दोस्तों यहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिशन। सेक्सुअल ट्रांसमिशन कैसे, जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक है, मेल है या फीमेल है, अगर वो HIV से सफ़र कर रहा है तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जितने के साथ में भी कांटेक्ट करेगा उनको जो है वो हमारे पास में क्या हो जाएगा दोस्तों, एड्स हो जाएगा, या हम कह सकते हैं HIV इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो सेक्सुअल में हो गया अनप्रोटेक्टेड वेजाइनल, एनल और ओरल सेक्स, कोई सा भी हो, ठीक है, वेजाइनल हो चाहे एनल हो चाहे ओरल सेक्स हो, तीनों माध्यम से जो है वो स्प्रेड होता है। सेकेंड आता है ब्लड के माध्यम से। कैसे होता है दोस्तों, तो ब्लड के माध्यम से होता है ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड। हालांकि आजकल जो है वो ऐसी चीज प्रेजेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही जो है वो टेस्टों के बाद में जो है वो ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है। जब लेते हैं तब भी टेस्ट करते हैं, देन उसके बाद लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, चढ़ाते हैं तब टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे HIV जो है वो ब्लड के थ्रू होने के चांसेस बिल्कुल नील टू नील है। एंड शेयरिंग नीडल, हाँ इससे जरूर हो सकता है। शेयरिंग नीडल में क्या होता है कि बेसिकली हॉस्पिटल में के अंदर तो आजकल शेयरिंग नीडल नहीं करते हैं। पहले के टाइम पे क्या था कि एक ही नीडल से जो है वो सबको इंजेक्शन लगा देते थे, वॉश कर लेते थे गर्म पानी से, देन उसी को लगाते थे। इवन आजकल वेटरनरी में तो ये आज भी प्रैक्टिस में है, ठीक है। तो शेयरिंग नीडल पहले होती थी, आजकल नहीं होती है, लेकिन फिर भी शेयरिंग नीडल से जो है वो किस तरीके से स्प्रेड होता है कि जो ड्रग्स यूजर्स होते हैं, ड्रग्स लेते हैं, तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जब ड्रग्स लेते हैं तो एक ही नीडल, एक ही सिरिंज से जो है वो आसपास में जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे उसी से जो है वो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग नीडल से भी जो है वो हमारे पास में HIV स्प्रेड होता है। नेक्स्ट मदर टू
चाइल्ड। मदर टू चाइल्ड उसमें कैसे होता है दोस्तों, तो मदर टू चाइल्ड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डिलीवरी या ब्रेस्ट फीडिंग तीनों टाइम से होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस करके हो सकता है, हालांकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के चांसेस जो है वो कम होते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं डिलीवरी के टाइम पे। डिलीवरी के टाइम पे क्यों दोस्तों, डिलीवरी के टाइम पे जब प्लेसेंटा यूट्रस से अलग होता है तो कुछ ब्लड जो है वो मदर का मिक्सअप हो जाता है, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं HIV के स्प्रेड होने के या एक दूसरे हिस्से में फैलने के। नेक्स्ट आता है हमारे पास में ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा भी हो सकता है। तो दोस्तों मैंने जब ब्रेस्ट फीडिंग की क्लास ली थी बुलेट सीरीज के अंदर ही, तब मैंने बताया था कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कभी भी प्रोहिबिटेड नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन आती है जिसमें मैंने बताया था HIV, उसके अंदर हम ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो मिल्क के द्वारा भी जो है वो इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या हम कह सकते हैं मदर से फीटस में जो है वो स्प्रेड होता है। नेक्स्ट था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन हुआ, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ, अगर इस तरीके से ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं तो इसमें जो है वो इन्फेक्टेड डोनर से हो सकता है। हालांकि ये भी चांसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी डोनर करता है उसको पहले चेक किया जाता है वो HIV पॉजिटिव तो नहीं है। अगर HIV पॉजिटिव तो नहीं है, अगर पॉजिटिव है तो कोई भी ऑर्गन नहीं लिया जाता है, अगर नहीं है तो ही उसका ऑर्गन्स जो है वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर इन द सेंस जैसे हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स हैं, ठीक है ना, जब रीकैपिंग करते हैं या HIV पॉजिटिव वाले को जो है वो हमने सिरिंज लगाया, इंजेक्शन लगाया, देन उसके बाद वापस रीकैप, हालांकि रीकैप आजकल बंद कर दिया गया है, लेकिन कई बार फिर भी गलती से जो है वो हमारे पास में हेल्थ केयर वर्कर जो है वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास में ट्रांसमिशन थे जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो ये HIV इन्फेक्शन हो सकता है। पहला था सेक्सुअल, दूसरा था ब्लड, तीसरा था मदर टू चाइल्ड, चौथा था ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और पांचवा था ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। ठीक है, देन उसके बाद नॉन ट्रांसमिटेड बाय, किसके द्वारा नहीं होता है, तो दोस्तों टच के द्वारा कभी भी HIV नहीं होता है, किसिंग के द्वारा भी नहीं हो सकता है, हगिंग के द्वारा भी नहीं हो सकता, एंड शेयरिंग फूड एंड वाटर एंड मॉस्किटो बाइट। मॉस्किटो बाइट के द्वारा भी नहीं हो सकता। अब मॉस्किटो बाइट के द्वारा क्यों नहीं हो सकता, जबकि वो तो ब्लड लेता है। तो दोस्तों जब मैंने आपको मलेरिया साइकिल इसके अंदर पढ़ाया था, ठीक है, बुलेट सीरीज के अंदर, तब मैंने आपको बताया था कि मॉस्किटो कभी भी ब्लड को मिक्सअप नहीं करता है। ठीक है, छोटा सा मैं बता देता हूँ क्योंकि फिर इतना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। एक्चुअली क्या करता है कि जो हमारे पास में मॉस्किटो है, ठीक है, वो कभी भी ब्लड मिक्स नहीं करता। अगर ब्लड मिक्स करता तो वैसे ही हाइपर सेंसिटिव की रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि पहले B पॉजिटिव वाले का ब्लड सक किया, फिर A पॉजिटिव वाले का किया, फिर O नेगेटिव वाले का किया। तो अगर ब्लड मिक्स करता ना मॉस्किटो तो पर्सन कैसे ही मर जाते, ठीक है ना, हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन से ही मर जाते हैं। लेकिन मॉस्किटो कभी भी ब्लड मिक्स नहीं करता। हाँ, वो ब्लड सक करता है और अपने अंदर लेता है। हाँ, एंटीकोगुलेंट के रूप में वो अपनी लार जरूर मिक्स करता है, बाकी ब्लड कभी भी मिक्स नहीं करता। ठीक है, इसलिए मॉस्किटो की वजह से कभी भी जो है वो ब्लड, मतलब कि कभी भी जो है वो HIV नहीं होता है, क्योंकि ब्लड कभी भी वो मिक्स नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में हमारे पास में सिंपल मैं बता देता हूं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि जो HIV जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री किया, एंट्री करने के बाद सीधा सीधा जो है वो CD4 सेल पे जाके जो है वो अटैच हो जाता है। या इसको मैं और डिटेल से करूँ, कुछ ज़्यादा ही जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। HIV जो है वो सबसे पहले बॉडी के अंदर एंट्री की, ठीक है, एंट्री करने के बाद वो सीधा जो है वो हमारे पास में WBC पे अटैक करेगा। WBC में भी जो है वो हमारे पास में जो लिम्फोसाइट है, ठीक है, उन पे अटैक करेगा। और लिम्फोसाइट में भी कौन सा दोस्तों, CD4 सेल है, उस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये स्टेप आ गई, इतनी बीच में स्टेप जो है वो लैप्स हो गई, कोई बात नहीं, आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या होता है, HIV एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद वो WBC पे अटैक करता है, WBC पे अटैक करने के बाद जो है वो लिम्फोसाइट पे अटैक करता है, लिम्फोसाइट पे अटैक करने के बाद CD4 सेल पे अटैक करता है और CD4 सेल से जाके अटैच हो जाता है। अब अटैच होने के बाद में वहां पे क्या करता है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है, वो क्या करता है, RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जो कि ज्यादा हार्मफुल होता है। फिर क्या करते हैं कि ये जो है वो हमारे पास में, जो हमारे पास में होस्ट की जीनोम है, ठीक है, उसमें जाके जो है वो एंजाइम सीक्रेट करते हैं और फिर जो हमारे पास में जो सेल्स है उनको हाईजेक कर लेते हैं। ठीक है, और मोर वायरस पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? देन उसके बाद ये मोर जो है वो पार्टिकल जो हो क्या करते हैं, CD4 सेल को जो है वो डिक्रीज करते हैं, इम्यून सिस्टम को वीकेंड करते हैं और उसकी वजह से क्या हो जाता है दोस्तों, एड्स हो जाता है। कुल मिला के सिंपल भाषा के अंदर मैं बात करूं कि ये जो हमारे पास में, ठीक है, सारी चीज मैं यहीं पे लिख देता हूं। सबसे पहले क्या, HIV आया, HIV ने बॉडी के अंदर जो है वो एंट्री की,
ठीक है। एंट्री करने के बाद ये WBC पे अटैक किया, WBC पे अटैक करने के बाद सीधे हम ले लेते हैं CD4 सेल, लिम्फोसाइट्स पे अटैक किया। CD4 सेल जो है वो हमारे पास में नॉर्मल काउंट था CD4 सेल का, वो था हमारे पास 500 से 1500 पर क्यूबिक mm जो है वो नॉर्मल थी। देन उसके बाद में क्या आता है कि सीधा सीधा जो है वो हमारे पास में डिक्रीज CD4 सेल्स, ठीक है। CD4 सेल्स या हम कहें यहाँ पे डिक्रीज नहीं करता, सीधा क्या करता है कि ये हमारे पास में जो होस्ट सेल्स है, ठीक है, उस पे जाके अटैक करता है। होस्ट सेल पे, ये लो यहाँ पे दिख रहा होगा, होस्ट सेल पे अटैक करने के बाद में क्या करता है, मोर वायरस पार्टिकल्स बनाता है, मोर वायरस पार्टिकल्स बनाता है, ठीक है। ये मोर वायरस पार्टिकल जो है वो बनाने के बाद क्या करता है, सीधा हमारे पास में इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम पे फिर से अटैक करता है, और इम्यून सिस्टम पे अटैक करने के बाद में क्या होता है, CD4 सेल को जो है वो डिक्रीज करता है। CD4 सेल को डिक्रीज करने के बाद में हमारे पास में कंडीशन आ जाती है एड्स, यानी कि CD4 सेल जो है वो डिक्रीज होकर कितनी आ जाती है, 200 पर क्यूबिक mm से डिक्रीज हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एड्स कहते हैं। आई थिंक अब सारी चीज क्लियर हो गई होगी कि सबसे पहले क्या करता है कि HIV एंट्री किया, HIV एंट्री करने के बाद इम्यून सिस्टम पे अटैक करेगा, इम्यून सिस्टम में भी CD4 सेल पे करेगा, होस्ट सेल पे अटैक करेगा, होस्ट सेल से और बहुत सारे वायरस पार्टिकल्स बनाएगा, और वायरस पार्टिकल्स फिर हमारे पास में जो है वो CD4 सेल पे अटैक करेंगे, CD4 सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है। और डिस्ट्रॉय करते करते इतना कम ले आएंगे कि वो हमारे पास में 200 से भी जो है वो कम हो जाएगी, नंबर्स जो है वो 200 से भी कम हो जाएगा। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एड्स कहते हैं, ठीक है। CD4 सेल और CD8 सेल दोनों पे अटैक करता है। CD4 सेल कम होती है, CD8 सेल जो है वो इंक्रीज होती है। अभी आगे आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। CD4 सेल की नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बता दी दोस्तों, 500 से 15 पर क्यूबिक mm जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। अब वो 500 से 400 आएगी, 400 से 300 आएगी, 300 से 250 आएगी, 250 से 200 से नीचे आ जाती है, फिर हम कह सकते हैं कि उसको जो है वो एड्स है। ये इसकी जो है वो दोस्तों पैथोफिजियोलॉजी होगी। क्लियर है। नेक्स्ट हम चलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन की कौन कौन सी स्टेज होती है उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। तो HIV इन्फेक्शन की जो हो बेसिकली 3 स्टेज होती है, एक्यूट इन्फेक्शन, क्लिनिकल लेटेंसी एंड एड्स, ठीक है। 3 याद नहीं रहे तो आप 2 भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, HIV पॉजिटिव और एड्स, ठीक है। दोनों मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जब भी HIV इन्फेक्शन स्टार्ट होता है तो फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, हाई वायरल लोड होता है। वायरल लोड क्या है, वायरल लोड भी मैंने आपको बता रखा, वायरल लोड होता है नंबर्स ऑफ वायरस इन बॉडी, ठीक है, उसको हम कहते हैं वायरल लोड। तो सबसे पहले जैसे HIV जो है वो किसी पर्सन को इन्फेक्टेड करता है तो फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं एंड हाई वायरल लोड हो जाता है। देन उसके बाद सेकंड आता है क्लिनिकल लेटेंसी। क्लिनिकल लेटेंसी में क्या होता है कि कोई सिम्टम्स जो हो बेसिकली हमें दिखाई नहीं देते, वायरस अंदर ही अंदर जो है वो रेप्लिकेट करता है। जो भी मैंने पैथोफिजियोलॉजी बताई कि वायरस अंदर ही अंदर जो है वो हमारे पास में होस्ट सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय करता रहेगा, उनको हाईजेक कर लेगा, इसको हम कहते हैं क्लिनिकल लेटेंसी। देन उसके बाद फिर वो CD4 सेल पे अटैक करता है, और CD4 सेल जो है वो डिक्रीज होते होते कितनी हो जाएगी दोस्तों, 200 सेल्स पर क्यूबिक mm से नीचे हो जाएगी, और फिर उसके बाद में अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन आ जाएंगे, मतलब और इन्फेक्शन जो है वो जाके अटैक करने लग जाएंगे, इसको हम कहते हैं दोस्तों एड्स। तो बेसिकली जो है वो ये हमारे पास में CD4 सेल्स एंड हमारे पास में CD8 सेल पे जो है वो अटैक करता है। CD4 सेल की नॉर्मल वैल्यू होती है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड 500 से जो है वो 1500 होती है, ठीक है, 1500 पर क्यूबिक mm होती है। एंड इसकी भी नॉर्मल वैल्यू जो है वो हमारे पास में होती है दोस्तों 150 से लेके 1000 पर क्यूबिक mm जो है वो इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, ठीक है। देन जैसे HIV इन्फेक्शन होता है तो ये तो जो है वो हमारे पास में डिक्रीज होती है, और ये जो है वो हमारे पास में इंक्रीज होती है, ठीक है। ये हमारे पास में इंक्रीज होकर 1500 से 4800 तक पहुंच जाती है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये डिक्रीज होकर जो है वो 200 से नीचे आ जाती है। सारी चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में एड्स। क्लियर है, सारी चीज जो है वो हम क्लियर कर लेंगे। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सिम्टम्स ऑफ HIV। अच्छा एक चीज और बता देता हूं दोस्तों मैं, कि ये जो CD4 सेल है वो इतनी रिलायबल नहीं होती है। स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि ये जो है वो धीरे धीरे नंबर्स में आती है, लेकिन जब एड्स बहुत पीक लेवल पे हो जाता है तो इसका नंबर भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जब इन्फेक्शन होता है तब इसका जो है वो इंक्रीज होती है, देन उसके बाद धीरे धीरे जो है वो डिक्रीज होती है। तो अगर आपको कोई कहे कि सीवियर एड्स के अंदर जो है वो हमारे पास में क्या आता है,
तो स्टार्टिंग फेज में इंक्रीज होता है, देन लास्ट फेज में जो है वो डिक्रीज होता है। हालांकि इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका जो है वो CD4 सेल पे ही आएगा। CD4 सेल, इसको हम 30 मतलब हेल्पर सेल के नाम से भी जो है वो जानते हैं, हेल्पर सेल के नाम से भी जो है वो जानते हैं, ये चीज ध्यान रखना। देन उसके बाद आता है हमारे पास में सिम्टम्स ऑफ HIV के कौन कौन से सिम्टम्स है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों अर्ली स्टेज में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ये बेसिकली 2 to 4 वीक होता है आफ्टर इन्फेक्शन। जैसे ही इन्फेक्शन हुआ देन उसके 15 से लेके 1 महीने तक, ठीक है, क्या क्या जो है वो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों उसमें हमें फीवर देखने को मिलेगा, फटिक देखने को मिलेगा, शॉर्ट थ्रोट देखने को मिलेगा एंड स्वेलन लिम्फ नोड्स, ठीक है, लिम्फ नोड जो है वो स्वेल हो जाएंगे। शॉर्ट थ्रोट आपको पता है गले में जो है वो दर्द होने लग जाएगा, रैशेज देखने को मिलेगा एंड मसल्स एंड जॉइंट्स पेन जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ये अर्ली स्टेज में आएगा। देन उसके बाद आता है हमारे पास में क्रोनिक HIV में। क्रोनिक HIV में क्या होता है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखना, बेसिकली नो सिम्टम्स फॉर ईयर, बेसिकली कोई भी सिम्टम्स जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। अंदर ही अंदर जो है वो हमारे पास में HIV वाला जो है वो रेप्लिकेट करता रहता है, घर बनाता रहता है, मल्टीपल जो है वो करता रहता है, लेकिन सिम्टम्स कोई भी दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट करोगे तो CD4 सेल काउंट जो है वो डिक्रीज मिलेगा, यानी कि पहले जो है वो डिक्रीज देन डिक्रीज देन डिक्रीज देन डिक्रीज, इस तरीके से CD4 सेल जो है वो हमें डिक्रीज ही मिलेगा। क्लियर है, बट साइन सिम्टम्स जो है वो हमें कोई भी दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर एड्स की कंडीशन आ गई है तो एड्स में हमें क्या क्या साइन सिम्टम्स देखने को मिलेगा उसको हम ले लेते हैं। सबसे पहली चीज वेट लॉस होता है, ठीक है, एंड क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया तो एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है और जिसपे बच्चों का ध्यान भी नहीं जाता है, ठीक है, वो नहीं देख पाते कि क्रोनिक डायरिया क्या होता है। लेकिन दोस्तों क्रोनिक डायरिया जो है वो हमारे पास में बेसिकली एड्स के अंदर होता है। एंड परसिस्टेंट फीवर, यानी कि लगातार जो है वो फीवर बनाए हुआ रहता है। नाइट स्वेट, नाइट स्वेट जैसे ट्यूबरकुलोसिस में नाइट स्वेट होता है, ठीक उसमें भी जो है वो नाइट स्वेट होता है। ओरल थ्रश हो जाते हैं, ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा था, ओरल थ्रश जो है वो देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद में अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, स्पेशली ट्यूबरकुलोसिस एंड न्यूमोसिस्टिक निमोनिया जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ये चीजें जो है वो देखने को मिलेगी हमें। क्रोनिक डायरिया, ठीक है, क्रोनिक डायरिया देखने को मिलेगा, ओरल थ्रश देखने को मिलेगा एंड अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो ये हमें एड्स में देखने को मिलेगा, या इसको न्यूमोसिस्टिक निमोनिया के भी जो है वो देखने को मिलेगा। ये कुछ हमारे पास में सिम्टम्स थे। पहले हमने प्राइमरी स्टेज में देखा, देन उसके बाद क्रोनिक वाले में देखा जिसमें कोई सिम्टम्स नहीं थे, लेटेंसी स्टेज। एड्स में हमारे पास में ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, और ये सारे के सारे एग्जाम में ध्यान रखना, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिए वो तो आपको याद रखना ही रखना है। क्लियर है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कि जो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है एड्स के अंदर वो कौन कौन से होते हैं। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन तो समझ में आ गया। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन होता है कि बेसिकली हम इन्फेक्शन से घिरे हुए रहते हैं। इवन कहने को तो ये भी कहा जाता है कि हर तीसरे पर्सन के लंग्स के अंदर जो है वो ट्यूबरकुलोसिस है, यानी कि अगर हम 3 लोग इकट्ठा होंगे तो उनमें किसी एक पर्सन को जो है वो TB वाला बैक्टीरिया उसके अंदर होता है, लेकिन वो उस पर हावी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो उसको हम हावी नहीं होने देते। लेकिन जैसे हमारे पास में इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी तो वो इन्फेक्शन हावी हो जाता है, उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी। ठीक है, कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी भुना लो, तो वही चीज होती है। अगर कोई पर्सन है, जैसे मैं पर्सन हूं, मेरे को इन्फेक्शन हो गया, वो हो गया प्राइमरी इन्फेक्शन। पहले से मेरे को इन्फेक्शन है, दूसरा इन्फेक्शन और हो गया, वो हो गया सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, पहले मलेरिया हुआ, थोड़े दिन बाद फिर से मलेरिया हो गया, वो हो गया री इन्फेक्शन। ठीक है, एक एक चीज समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पे ले लेता हूं, टाइफाइड हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। टाइफाइड था, लेकिन थोड़े दिनों बाद टाइफाइड के साथ साथ मुझे मलेरिया भी हो गया, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, टाइफाइड था, 2-4 महीने के बाद फिर से टाइफाइड हो गया, उसको हम कहते हैं री इन्फेक्शन। ठीक है, अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या होता है? इम्यूनिटी डिक्रीज हुई, फिर इन्फेक्शन हुआ, इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन। तो अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन में कौन कौन से होते हैं, ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछे थे। टॉप मोस्ट में आता है हमारे पास में ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस सबसे टॉप मोस्ट में। अगर किसी को HIV है और इम्यूनिटी डिक्रीज हुई तो उसको TB तो सबसे पहले होगा। तो ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड आ जाता है कैनिडाइसिस, जिसको हम ओरल एंड इसोफेजियल के नाम से जानते हैं। दोनों कैनिडाइसिस कैनिडिडा एल्बिकेंस की वजह से होता है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास में ओरल और इसोफेजियल दोनों में होता है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में कापोसी सार्कोमा। ठीक है, ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कौन सा कैंसर जो है वो पाया जाता है। ये बेसिकली हमारे पास में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है,
इसको भी मैं अलग अलग बता देता हूँ कि कौन सा इन्फेक्शन कैसा है। आपसे पूछ सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा होता है, तो ट्यूबरकुलोसिस होता है। फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है, तो ये हमारे पास में जो है वो कैनेडाइसिस होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में फंगल इन्फेक्शन है। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास में निमोसिस्टिक जीरोविलाई निमोनिया होता है। देन उसके साइटोमेगेलोवायरस ये होता है, तो ये वायरल होता है। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे ये सुनने को न मिले कि कल को कोई भी आपसे पूछे सबसे टॉप मोस्ट अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन कौन सा होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है। अगर हमसे पूछे कि टॉप मोस्ट जो हो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन सा होता है, तो भी ट्यूबरकुलोसिस आएगा। टॉप मोस्ट फंगल इन्फेक्शन कौन सा होता है, कैनेडाइसिस होता है। टॉप मोस्ट वायरल इन्फेक्शन कौन सा होता है, तो दोस्तों साइटोमेगेलो वायरस होता है। टॉप मोस्ट कैंसर कौन सा होता है, तो कपोशी सार्कोमा होता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आए, ठीक है, ये क्लास लेने के बाद आपको जो है वो गलती नहीं होना चाहिए। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, ठीक है, कई बार जो है वो बैक्टीरियल पूछेगा, कई बार फंगल पूछेगा, कई बार जो है वो कैंसर के रूप में पूछेगा। तो सारी चीज मैंने आपको बता दी। देन उसके साथ साथ टोक्सोप्लाज्मोसिस भी होता है एंड उसके बाद जो है वो क्रिप्टोपोरोडिसिस भी जो है वो होता है। तो ये हमारे पास में कुछ जो है वो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अलग अलग भी बता दिया, बैक्टीरियल कौन सा होता है, फंगल कौन सा होता है, टॉप मोस्ट और वायरल कौन सा होता है, कैंसर जनित कौन सा होता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में डायग्नोसिस ऑफ एचआईवी। एचआईवी का डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले एलाइजा के द्वारा हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, लेकिन एक कंफर्मेटिव टेस्ट नहीं होता। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट कंफर्मेटिव होता है, तो दोस्तों वेस्टर्न ब्लॉट एसे, ध्यान रखना, पूरी चीज होती है वेस्टर्न ब्लॉट एसे। वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे जो है वो किया जाता है और ये कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। और एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि एचआईवी का कंफर्मेटिव टेस्ट होता है। नॉर्मली आपको देखो मैंने सारी चीज इसलिए लिखी, मैं चाहता तो ये जो हमारे पास में यूजेज वाली लाइन थी, यानी कि ये जो लाइन थी मैं इसको हटा सकता था। ठीक है, डायरेक्ट आपको टेस्ट बता देता कि एलाइजा होता है, देन वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे होता है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है, CD4 काउंट होता है, वायरल लोड होता है, आरटीपीसीआर जिसको कहते हैं, विंडो पीरियड होता है। लेकिन कौन सा एग्जाम में पूछे जाएगा कि कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा होता है, तो कंफर्मेटिव टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे। आपसे पूछा जाएगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा होता है, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में हमारे पास में जो है वो एलाइजा जाएगा। आपसे पूछा गया कि क्विक स्क्रीनिंग कौन सा, तुरंत हमें जो है वो चेक करना है, तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है, हर क्वेश्चन का जो है मैंने आपको यूजेज बताया। तो एलाइजा जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट में आता है। वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे कंफर्मेटिव टेस्ट होता है, काफी बार एग्जाम में पूछा था। क्विक स्क्रीनिंग की बात करें तो उसमें हमारे पास में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट आता है। CD4 सेल काउंट करते हैं मॉनिटर इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यून सिस्टम कितना है कैसा है उसके लिए हम जो है वो CD4 काउंट करते हैं। एंड वायरल लोड करते हैं, कहते हैं ना RT-PCR करवाना, उसमें हम देखते हैं कि वायरस का अमाउंट कितना है। ठीक है, वायरल लोड या RT-PCR क्यों किया जाता है, उसमें हम देखते हैं कि वायरस कितना है, भाई कितनी संख्या में जो है वायरस फैला हुआ है उसको। विंडो पीरियड, विंडो पीरियड किसको कहते हैं दोस्तों, विंडो पीरियड होता है कि जिसमें हमारे पास में एंटीबॉडी जो है वो डिटेक्ट नहीं होती है। ठीक है, अंदर रहती जरूर है लेकिन हम टेस्ट करते हैं तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाती है, इसको हम कहते हैं विंडो पीरियड। तो सारे टेस्ट आ गए दोस्तों। स्क्रीनिंग में आ गया हमारे पास में दैट इज कार्ड एलाइजा आ गया। देन कंफर्मेटिव में हमारे पास में वेस्टर्न ब्लॉट ऐसे आ गया। क्विक स्क्रीनिंग में हमारे पास में रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट आ गया। इम्यून सिस्टम के रूप में हमारे पास में CD4 काउंट आ गया है। वायरल लोड RT-PCR में हमारे पास में हम वायरस लोड देखते हैं। और विंडो पीरियड जो है वो 2 to 20 वीक होता है, जिसमें हमारे पास में जो है वो कोई साइन सिम्टम्स या हम कहें कोई एंटीबॉडी जो है वो हमें दिखाई नहीं देती है। ये हो गया हमारे पास में डायग्नोसिस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम सिंपली थोड़ा सा ही लेंगे क्योंकि ट्रीटमेंट की अलग चीज भी जो हो, जैसे हमारे पास में टाइम रहेगा हम क्लास लेंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसको हम ART के नाम से जानते हैं। काफी बार एग्जाम में तो जो है वो ART की फुल फॉर्म भी पूछी गई कि ART जो है वो किस में दी जाती है, तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है वो दी जाती है। यहाँ पे मैं वही चीज रिपीट करूंगा कि जो ART है वो कभी भी HIV पॉजिटिव से पर्सन को HIV नेगेटिव नहीं करती है, ध्यान रखना। कभी भी ऐसा नहीं है कि ART लोगे तो आप HIV नेगेटिव हो जाओगे, नहीं, कभी भी नहीं। हाँ, बहुत लाखों की संख्या में एक आधे ऐसे केस आए हैं, लेकिन उसका पर्टिकुलर रीजन ये नहीं है कि वो ART लेने से ठीक हुआ। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये वायरस पे कंट्रोल कर लेता है। वायरस पे कंट्रोल कर लेता है तो अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन नहीं ज़्यादा होते हैं एंड उसके बाद CD4 सेल काउंट डिक्रीज नहीं होता है और हमें एड्स नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम बात करते हैं। तो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी,
नॉट ए क्योर बट कंट्रोल द वायरस, यानी कि क्योर नहीं करती है बट वायरस को जो है वो कंट्रोल कर लेती है। रिड्यूस वायरल लोड इंक्रीजिंग CD4 सेल काउंट, ठीक है, यानी कि वायरल लोड को जो है डिक्रीज करती है, यानी कि अमाउंट ऑफ वायरस को जो है वो कम करती है, और CD4 सेल काउंट को जो है वो इंक्रीज करती है। और ये लाइफ लॉन्ग थेरेपी है, ठीक है, जिंदगी भर चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली जो है वो हमारे पास में लाइफ लॉन्ग थेरेपी है, ठीक है। कॉमन ड्रग्स कौन सी आती है? NRTI आती है, ठीक है ना। ये बेसिकली हमारे पास में जो एंजाइम है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, इनकी हम अलग से क्लास लेंगे, उसके अंदर हम डिटेल से बताएंगे। NRTI होता है, जुडोविडिन होता है, लिमिविडिन होता है, ठीक है। NNRTI होता है, वो हमारे पास में एफाब्रिनजेल होता है, देन उसके बाद न्यूप्रिन होता है, ठीक है। PLS होता है, रेटोनोविन एंड लिपोनाविर होता है, ठीक है। देन इंट्रेज इनहिबिटर होता है, दैट इज कॉल्ड लेल्टेगेविर होता है, एंड फ्यूजन इनहिबिटर होता है, दैट इज कॉल्ड इफ्लूविडिन होता है। ये कुछ एग्जांपल है, ठीक है। इनकी डिटेल से मैंने बताया ना कि हम अलग से इसमें पूरी डिटेल से क्लास लेंगे, क्योंकि इनकी पर्टिकुलर मैकेनिज्म है कि किस तरीके से जो है वो वर्क करती है। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे एक ही चीज ध्यान रखनी है कि ट्रीटमेंट में हम ART लेते हैं, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिवेंशन ऑफ HIV। HIV से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे प्रिवेंट हो सकते हैं? तो ऑफ कोर्स जिस तरीके से HIV स्प्रेड होता है उसको ठीक कर दो, बस प्रिवेंशन हो जाएगा। सिंपल, कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है। रटोगे चीजें एक दिन याद रहेगी, 2 दिन याद रहेगी, हमेशा नहीं याद रहती है, इसलिए रटना तो है ही नहीं है। तो जिस तरीके से HIV स्प्रेड होता है उसको खत्म कर दो, बस प्रिवेंशन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेफ सेक्स, ठीक है। सेफ सेक्स में हम क्या करेंगे दोस्तों? यूज ऑफ कॉन्डोम, कॉन्डोम का यूज करेंगे तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो HIV इन्फेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि आपने पढ़ा था कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से भी जो है वो HIV एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है। तो सिंपली हम पहले जो है वो सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं, और वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि आजकल इसके द्वारा जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है वो स्प्रेड नहीं होता है। नेक्स्ट आता है नो नीडल शेयरिंग, ठीक है। किसी भी नीडल को जो है वो शेयरिंग नहीं करना है, जैसे मैंने आपको ड्रग यूजर्स का बताया था, ठीक है, अमंग IV ड्रग्स यूजर्स, ठीक है। नीडल का शेयरिंग जो है वो नहीं करना चाहिए। देन PMTCT होता है प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। तो उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो दोस्तों प्रिवेंट इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हमें पता चल जाता है कि मदर को जो है वो HIV पॉजिटिव है, तो हम ART 3 शुरू करके जो है वो बच्चे को HIV होने से बचाया जा सकता है। प्लस डिलीवरी के टाइम पे हम LACS करवा लेते हैं, ठीक है। उससे भी जो है वो वेजाइनल डिलीवरी में हमारे पास में मोर चांसेज होते हैं, ठीक है, और जो LACS है उसमें हमारे पास में लेस चांसेज होते हैं। तो LACS के द्वारा भी जो है वो हम क्या करते हैं दोस्तों, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है PEP होता है पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। उसमें हम क्या करते हैं दोस्तों, विद इन 72 आवर्स ऑफ एक्सपोजर में हम जो उसको प्रिवेंट करते हैं। एंड उसके बाद आता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस। उसमें हम जो है वो हाई रिस्क इंडिविजुअल को जो है वो आइडेंटिफाई करके उनको जो है वो ट्रीट करते हैं। जैसे ट्रक ड्राइवर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऐसे प्रोस्टिट्यूशन होते हैं वो HIV के जो है वो हाईली प्रोनेट होते हैं, तो उनको हम आइडेंटिफाई करके जो है वो एजुकेशन दे सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया HIV इन प्रेगनेंसी। HIV इन प्रेगनेंसी में कैसे क्या कर सकते हैं? PMTCT, ठीक है। PMTCT आता है प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, तो दोस्तों मैंने बताया था कि ART शुरू कर लेते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। देन उसके बाद इलेक्टिव C सेक्शन, सीजेरियन सेक्शन, मैंने कहा था ना LACS कर देते हैं, ताकि जो है वो, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे जब रप्चर होता है, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है, तब ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड अवॉइड ब्रेस्ट फीडिंग इफ रिप्लेसमेंट फीडिंग इज सेफ, ठीक है, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड कर दी जाती है। किसी भी कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग अवॉइड नहीं करते, बट HIV कंडीशन में कर सकते हैं। और जो बच्चा हुआ है, न्यू बोर्न हुआ, उसको भी हम ART प्रोफाइलेक्सिस के द्वारा जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में प्रेगनेंसी कंडीशन। अब आ जाता है हमारे पास में कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड HIV और एड्स। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं अगर आपने HIV या एड्स, या हम कहें कि HIV इन्फेक्शन के बाद में आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया है, तो क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये आएगी एड्स डिफलाइन इलनेस, ठीक है, एड्स हो जाएगा। पहले तो HIV पॉजिटिव ही था, देन धीरे धीरे CD4 सेल काउंट होते होते जो है उसको एड्स हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, सबसे पहले न्यूरोलॉजिकल इश्यू हो जाएंगे, डिमेंशिया होने लग जाएगा, याददाश्त से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो फॉरगेट होने लग जाएंगे। एंड कैंसर हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कापोसी सार्कोमा लिम्फोमा
और कपोशी सार्कोमा एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसर है जो कि HIV के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में वेस्टिंग सिंड्रोम। वेस्टिंग सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे पास में बहुत सारे जो है वो इन्फेक्शन इंक्लूड हो जाते हैं एंड अर्ली डेथ। ऑफ कोर्स अगर इम्यूनिटी पूरी जीरो हो जाएगी तो जल्दी से जो है वो डेथ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंसिडेंस, यानी कि HIV जो है वो इंडिया के अंदर कब आया, कैसे आया, कहाँ पे आया, उसके बारे में काफ़ी बार जो है वो एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों फर्स्ट केस आया था 1986 में और चेन्नई के अंदर जो है वो पाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि फर्स्ट केस कब आया था। तो फर्स्ट केस आया था 1986 के अंदर जो है वो चेन्नई में एक पर्सन के अंदर देखा गया था। देन उसके बाद नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इसको जो कंट्रोल करने वाला है उसको हम नाको कहते हैं। और जो मैंने आपको इमेज दिखाई थी, ठीक है ना, इस तरीके से जो है वो रिबन की इमेज थी, वो नाको का जो है वो हमारे पास में सिम्टम्स है। ठीक है, ये आप जो इमेज देख रहे हो ये नाको का जो है वो हमारे पास में साइन है। ठीक है, और एड्स जो है वो दिवस बनाया जाता है। ठीक है, एड्स दिवस जिसको हम कह सकते हैं एड्स डे। एड्स डे कब बनाया जाता है दोस्तों, वो बनाया जाता है 1 दिसंबर। ठीक है, एक दिसंबर जो है वो हर 1 दिसंबर को जो हम एड्स डे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है HIV प्रिविलेंस एज रिपोर्ट ऑफ 2024 के अनुसार अराउंड 0.2 से 0.3% लोगों में जो है वो प्रिविलेंस है। एंड फ्री ART वाया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बड़ी बड़ी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ART ट्रीटमेंट, एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी जो है वो फ्री दी जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारे पास में HIV से रिलेटेड इंडिया के अंदर क्या क्या चीज़ थी। फर्स्ट केस 1986 में चेन्नई के अंदर देखा गया था। इसको जो चलाने वाली एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम नाको के नाम से जानते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछी गई है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नैको जो हो प्रिविलेंस कितना होता है 0.2 से लेके 0.3% होता है, बहुत कम होता है, डोंट वरी। एंड ART जो है वो फ्री दी जाती है हॉस्पिटल के अंदर। एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर के मनाते हैं और ये जो है वो इसका साइन है। क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट क्या होते हैं एड्स के रिलेटेड या HIV से रिलेटेड। तो दोस्तों HIV और एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट लाया गया था 2017 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या था, प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ HIV पॉजिटिव पर्सन। HIV पॉजिटिव पर्सन को कुछ राइट्स दिए गए थे, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी पर्सन HIV पॉजिटिव है तो आप उसकी अनुमति के बिना किसी दूसरे को इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। ठीक है, और HIV रिपोर्ट जब आ जाती है तो इस एक्ट के तहत ये भी कहा गया था HIV रिपोर्ट जो आती है ना वो पहले पर्सन का अधिकार होता है, वो पर्सन कलेक्ट करेगा, डॉक्टर्स के पास भी नहीं जा सकती है। ठीक है, और HIV जो टेस्ट किया जाता है ये भी एक रूल है, जैसे मैं आपका HIV टेस्ट करना चाहूँ तो दोस्तों डायरेक्ट सैंपल लेके नहीं कर सकता, जब तक कि आपकी अनुमति नहीं है तब तक मैं ये टेस्ट नहीं कर सकता। तो ये HIV एड्स या ये इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास में कंट्रोल एक्ट बनाया गया था 2017 में। उसमें बहुत सारे नियम थे, ठीक है, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए थे। उसमें HIV के जो है वो हमारे पास में इस तरीके से नियम थे, उसकी फाइल पे आप नहीं लिख सकते, ठीक है, ये HIV पॉजिटिव है, तो बहुत सारे नियम थे, जब तक कि वो अनुमति ना दे तब तक आप नहीं कर सकते। एंश्योर कॉन्फिडेंटली, यानी कि उसकी कॉन्फिडेंटली को आप जो हो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अगर वो HIV पॉजिटिव है, आपको पता चल गया, अगर इसकी इन्फॉर्मेशन आपने किसी तीसरे पर्सन को बताई, हम बता भी देते अरे यार वो बेड वाला HIV पॉजिटिव है, तो अगर ऐसा उसने देख लिया या उसको पता लग गया, वो कंप्लेन कर सकता है और आपको जो है वो कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है आपके ऊपर। नेक्स्ट, प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, वही डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको प्रोहिबिटेड किया गया है। ये लीगल एंड सोशल एस्पेक्ट है हमारे पास में HIV या एड्स से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट किस तरीके से कैसे करते हैं, तो दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट आपको पता ही है कि हम जो है वो ART थेरेपी देते हैं, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे जो है वो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, जिसके द्वारा भी इन्फेक्शन हो सकता है उसके लिए हम जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, कॉन्फिडेंस मेंटेन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, यही तो करेंगे। तो दोस्तों नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले एजुकेट पेशेंट अबाउट ART एडहेरेंस। ठीक है, क्लाइंट को जो है वो ART एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी के बारे में जो है वो बताएंगे, जागरूक करेंगे कि किस तरीके से ये थेरेपी आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, मॉनिटर CD4 सेल काउंट वाया वायरल लोड। ठीक है,
पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद में जो है वो CD4 सेल और वायरल लोड जो है हम चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास में प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे हैंड हाइजीन मेंटेन के द्वारा, प्रोफाइलेटिक एंटीबायोटिक देके जो हम मेंटेन करेंगे, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे एंड इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों सोच के देखो कि किसी पर्सन को HIV हो जाता है तो लोग उसको किस भावना से देखते हैं, तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की तो उसको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी जो है उसकी मेंटेन करते हैं एंड काउंसिल फॉर सेफ प्रैक्टिसेस, ये सारे हमारे पास में नर्सिंग मैनेजमेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर है। अब फटाफट जो है वो हम निमोनिक्स देख लेते हैं कि जो हमारे पास में स्टेज 4 आती है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी जो है वो हमें देखने को मिलता है, या हम कहें कि एड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो चोकोप्टिक पिटिक के नाम से जो है वो जानते हैं। C4 कैनेडाइसिस, इसोफेजियल ओरल दोनों होते हैं। ऐसे आता है हर्फस सिम्प्लेक्स, क्रोनिक अल्सर हो जाता है। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन में हमारे पास में सबसे टॉप मोस्ट TB आता है। C से आ जाएगा हमारे पास में क्रिप्टोकोसिस एंड T से आ जाएगा टोक्सोप्लाज्मोसिस। O से आ जाएगा इसोफेजियल कैनेडाइसिस एंड P से आ जाएगा PCP निमोनोसिस्टिक निमोनिया आ जाता है एंड K से आ जाएगा कपोशी सार्कोमा। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेसिकली जो है वो निमोनिक्स थे कि जब HIV एड्स या HIV जो है वो 4th स्टेज में पहुंच जाता है, या हम कह सकते हैं कि एड्स के अंदर जो है वो क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिलती है। क्लियर है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो हमारे पास में HIV और एड्स से रिलेटेड जो आज तक के कन्फ्यूजन थे वो सारे दूर हो गए हैं। ठीक है, आई होप बिल्कुल सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया है। तो क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं कल सुबह नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं। क्लास कैसे लगी उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।